नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं बिहारी सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में प्री करियर पॉइंट पर। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे उपसय संयोजन यौगिक, है ना, जिसके दो पार्ट हम लोग पिछले दो वीडियो में खत्म कर चुके हैं। इस वीडियो हम लोग तीसरा पार्ट पढ़ने वाले हैं, है ना। इसमें हम लोग पढ़ेंगे वर्नर सिद्धांत। इससे पहले वीडियो हम लोग बेटा IUPAC नेम कर चुके हैं, है ना। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो आप लोग वीडियो देख लीजिएगा, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं IUPAC नेम, है ना। स्टार्ट करने से पहले पिछले वीडियो में कुछ बच्चों की कमेंट्स ही, है ना, वो कमेंट्स में पढ़ रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। शुभम सिंघानिया, मौज कर दी सर, वाह मेरे भैया शुभम सिंघानिया, मौज कर दी। ये यूट्यूब पर बहुत बड़ा ट्रेंड चल रहा है, मौज कर दी, और बेटा मौज कर दी है। नितिन साक्या, मौज कर दी सर जी, बहुत अच्छे। द पावर ऑफ अल्ट्रा हब, गुड सर जी, थैंक यू मेरे भैया, गुड सर जी। शिवा कुमार, नाइस सर, थैंक यू शिवा भैया। शुभम सिंघानिया, नाइस सर। शबेंद्र सिंह, जीएस की वीडियो भी बना दो सर। ठीक है भैया, मेरे कल तक शाम तक आपकी जीएस वीडियो भी आ जाएगी। नितिन कुमार, नाइस। हृदय कुमार, नाइस। द पावर ऑफ अल्ट्रा हब, है ना, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, थैंक यू मेरे भैया। गौतम कुमार, वेरी गुड सर। प्रियंका कुमारी, थैंक सर, यू आर वेलकम प्रियंका जी। मिस्टर धीरज, हाय हाय भैया, हाय। गौतम कुमार, सर सर, ठीक है भैया सर, है ना। चलिए मेरे बच्चे, हम लोग ना स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोग क्या पढ़ने वाले, हम लोग पढ़ रहे हैं वर्नर सिद्धांत, ठीक है। वर्नर सिद्धांत 1893 ईस्वी में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था अल्फ्रेड वर्नर। अल्फ्रेड वर्नर, ठीक है। अल्फ्रेड वर्नर्स, है ना। 1893 ईस्वी में अल्फ्रेड वर्नर्स ने क्या किया था, उपसह संयोजक यौगिकों, है ना, या इसे बोला जाए जटिल यौगिकों, ठीक है, यौगिकों के गुण या संरचना को समझाने के लिए एक नियम, या बोल सकते हैं के लिए एक सिद्धांत दिया था, ठीक है, जिसे उपसह संयोजक यौगिकों का वर्नर सिद्धांत, है ना, वर्नर सिद्धांत, ठीक है, ये बोल सकते हैं हम लोग वर्नर्स थ्योरी ऑफ, ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, है ना, कहते हैं। बात समझ में आ रही है, ठीक है। वर्नर सिद्धांत, मेरे बच्चे क्या है वर्नर सिद्धांत, 1893 ईस्वी में अल्फ्रेड वर्नर ने उपसहसंयोजक यौगिकों या जटिल यौगिकों के
गुण या संरचना को समझाने के लिए एक सिद्धांत दिया था जिसे उपसहसंयोजक यौगिकों का बर्नर सिद्धांत कहते हैं। पास में कुछ है नहीं। वैसे अगर आपसे पूछा जाए कि बर्नर सिद्धांत कब दिया गया था तो 1893 ईस्वी में जो अल्फ्रेड बर्नर थे उन्होंने क्या किया था, जो आपका उपसहसंयोजक यौगिक होता है ना, या ऐसे बोल दिया जाए जो जटिल यौगिक होते हैं उनके गुणों तथा संरचना को समझने के लिए उन्होंने एक सिद्धांत पेश किया था जिसे हम बोलते हैं बर्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक है, या उपसहसंयोजक यौगिकों का सिद्धांत। इसके लिए 1913 ईस्वी में इन्हें नोबल पुरस्कार भी दिया गया। बात समझ में आ रहा है ये? ठीक है, बहुत सिंपल सा, बहुत अच्छा भी है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना। इसके लिए इनको 1913 ईस्वी में है ना नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। बात समझ में आ रही है ना? ठीक है, जो आप इंपोर्टेंट है याद कर लीजिए। एक और है, नोट करके अगर हम लोग कहा जाए इसको तो क्या नोट करके हम लोग इसमें लिख सकते हैं है ना कि उप सह संयोजक यौगिकों का जनक है ना अल्फ्रेड वर्नर को कहा जाता है। ठीक है, बात समझ में आई है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके पास। ठीक है, यानी कि उपसहसंयोजक यौगिकों का जनक किसे कहा जाता है? अल्फ्रेड वर्नर को। ठीक है, या इसका अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से फटाफट, या वीडियो को पुश कीजिए और आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा, जल्दी कीजिए। ठीक है, चलिए मेरे बच्चे है ना, आगे बढ़ते हैं मेरे भैया, आगे बढ़ते हैं ना। हेड डालेंगे बर्नर सिद्धांत की अवधारणा। बर्नर सिद्धांत की अवधारणा, बर्नर अपना। ठीक है, बर्नर सिद्धांत की अवधारणा। ठीक है, इन्होंने क्या कहा था कि उपसहसंयोजन यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु की दो संयोजकताएं होती हैं। ठीक है, यानी कि उपसहसंयोजक यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु की दो संयोजकताएं होती हैं, है ना। इससे पहले अगर आपने दोनों वीडियो देख रखे हैं है ना, तो आपको पता होगा कि इसमें केंद्रीय धातु परमाणु क्या होती है। अगर नहीं पता होगा तो मैं अभी आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो उपसहसंयोजक यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु की दो संयोजकताएं होती हैं। ठीक है, जैसे फर्स्ट बोला जाए तो बोलते हैं हम लोग प्राथमिक संयोजकता। प्राथमिक संयोजकता अगर इसे इंग्लिश में बोला जाए तो बोलते हैं हम लोग प्राइमरी एंड, ठीक है, प्रिंसिपल वैलेंसी। ठीक है, प्राइमरी एंड प्रिंसिपल वैलेंसी, ये आपकी प्राथमिक संयोजकता होती है। ठीक है, सॉरी, प्राथमिक संयोजकता क्या होती है? यह है आयनिक संयोजकता होती है, यह है आयनिक संयोजकता होती है।
इसे बिंदु रेखा जैसे हम इस तरीके से दर्शाते हैं, बिंदु रेखा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, जैसे आपका मैंने ले लिया K4 FeCm का होल 6, है ना। अब आपसे क्या कहा जाएगा कि जो आपकी जो बताया गया था वर्णन सिद्धांत के डायग्राम में, ये कहा था कि उपसहसंयोजक यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु की 2 संयोजकताएं होती हैं, है ना। एक क्या होगी, है ना, इसमें पहली जो हमने डाली इसमें क्या लिखा है हमने, प्राथमिक संयोजकता। इसे हम लोग बेटा बोलते हैं प्राइमरी एंड प्रिंसिपल वैलेंसी। बात समझ में आई। प्राइमरी एंड प्रिंसिपल वैलेंसी यह आने संयोजकता होती है, इसे बिंदु रेखा से प्रदर्शित किया जाता है ना। आपकी जो केंद्रीय धातु परमाणु क्या होती है, एक तो इसकी रियल की ऑक्सीकरण संख्या होती है ना। दूसरी क्या होती है, जो आपका जो लिगैंड होता है इससे क्या करता है, इलेक्ट्रॉन युग्म जोड़ा क्या करता है, ग्रहण करती है। ये मतलब ये केंद्रीय धातु परमाणु, है ना। ये आपको अच्छे से बताई थी इससे पहले वीडियो में, है ना, नहीं बताई थी। अभी द्वितीय संयोजकता पढ़ेंगे हम लोग तब अच्छे से जानेंगे। ठीक है, यानी कि इस केंद्रीय धातु परमाणु को हमको ऑक्सीकरण संख्या चाहिए। यहाँ पे केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, कितनी होगी, 2 होगी। देखो यहाँ पे Cn की -6 होगी, यानी कि 1 Cn की -1 होती है, 6 Cn की -6 होगी, है ना। K की +1 होती है, 4 K की +4 होगी। तो 6 में से 4 घटाओ, कितने बचे बेटा, 2 बचे, है ना। अब 2 ऑक्सीकरण संख्या इसकी आ रही है, आपकी जो इसकी संयोजकता कितनी है बेटा, 2 है। कैसे दर्शाएंगे इसकी, देखो कैसे दर्शाएंगे इसे, बिंदु रेखा से। देखो एक मैंने इधर दर्शा दी और एक आपने इधर दर्शा दी। ठीक है, बस यही होगी आपकी प्राथमिक संयोजकता। अगर आपको प्राथमिक संयोजकता पूछे तो आप लोग इस तरीके से दर्शा सकते हैं, है ना। ठीक है, ये देख लो। अगर और इसका एग्जांपल देखना चाहो तो और एग्जांपल देख सकते हैं। पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है, जल्दी करिए। ठीक है, जल्दी करिए आप लोग। चलिए, हो गई होगी आपकी, है ना। देखो अब आपसे कहा जा रहा है कि CONH3 का होल 6, है ना, 3 धनाएं। अब आपसे पूछा जा रहा है कि उप सहसंयोजक आयन की प्राथमिक संयोजकता लिखिए। प्राथमिक, क्या बोला, ठीक है, प्राथमिक संयोजकता कीजिए। ठीक है, चलिए करिए। देखो इसमें केंद्रीय धातु परमाणु आपके पास क्या है, कोबाल्ट है ना। इसकी ऑक्सीकरण संख्या देखो कि इसमें देखो ये आपके पास उदासीन होता है अमीन, ठीक है। तो यहाँ पे अमोनिया उदासीन होता है, इसे लिगैंड में अमीन कहते हैं, है ना। ये आपने आईपीएसी में सीखा था। ये बेटा 6 है, तो आपके पास ये 6 हो गया, क्योंकि ये तो उदासीन ही है। तो ऑक्सीकरण संख्या आपके पास कितनी दे रही है, इसमें 3 दे रही है ना। तो देखो, चलिए मेरे बच्चे, हम लोग डालेंगे हम लोग द्वितीयक संयोजकता। द्वितीयक संयोजकता, ठीक है। इसे बेटा हम लोग सेकेंडरी वैलेंसी, इसे बेटा हम लोग सेकेंडरी वैलेंसी कहते हैं। ठीक है, क्या होती है बेटा, इससे, है ना, इसे ठोस रेखा या ऐसे बोल सकते हैं हम लोग डार्क लाइन से प्रदर्शित किया जाता है। बात समझने वाली, इसे ठोस रेखा या डार्क लाइन से प्रदर्शित किया जाता है। यह है ना, लिगैंड द्वारा दान किए गए इलेक्ट्रॉन युग्म
का जोड़ा होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? मतलब इसे ठोस रेखा से प्रदर्शित किया जाता है। यह लिगेंड द्वारा दान किए गए इलेक्ट्रॉन युग्म का जोड़ा होता है। जैसे एग्जांपल हो देखेंगे इसका, जैसे आपके पास लिखा है K4FeCN का होल 6, है ना। अब आपसे पूछिए यार इसकी द्वितीय संयोजकता कीजिए, हम लोग कैसे करेंगे, है ना। इसमें केंद्रीय धातु परमाणु आपके पास क्या है, देखो Fe है। ठीक है, केंद्रीय धातु परमाणु क्या है, इसमें Fe है। इससे बेटा लिगैंड ये है। ठीक है, एक संकुल यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु को छोड़कर क्या होता है, इसमें लिगैंड उपस्थित होते हैं। तो इसमें देखो लिगैंड इसमें कितने 6 हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन का युग्म इसमें ग्रहण कर रही है आपकी केंद्रीय धातु परमाणु, है ना। कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 5 और 6। ये आपके पास क्या होती है, द्वितीयक संयोजकता होती है ना। Cn है आपके पास, ये भी Cn है, ये आपके पास 6 क्या जुड़ाई है, Cn जुड़ी गई है। इधर आपके पास क्या होगी Nc, इधर भी आपके पास क्या होगी Nc होगी। ठीक है, बात समझ में आ रही। अब एक उपसहसंयोजन यौगिक में, एक उपसहसंयोजक यौगिक में आपके पास प्राथमिक संयोजकता और द्वितीय संयोजकता दोनों उपस्थित होती है। बात समझ में आ रही है ना। तो इसमें द्वितीय संयोजकता तो है, लेकिन अगर पूरे उपसहसंयोजक यौगिक ये लिखा हुआ है, अगर इसकी पूरी की अगर आपके पास बर्नर सिद्धांत करना की संयोजकता पूछी जाए तो इसमें बेटा आपके पास द्वितीय होगी और इसमें आपके पास क्या होगी, प्राथमिक होगी। और प्राथमिक की उपसहसंयोजकता कितनी होगी, इसकी 2 थी, अभी हमने आपकी निकाली थी इससे पहले। इधर भी दर्शाना पड़ेगा, एक और एक ये भी 2। ठीक है, तो आपके पास ये बेटा प्राथमिक संयोजकता है, ये आपके पास द्वितीयक संयोजकता है। ठीक है, ये थी आपके पास बर्नर सिद्धांत की कुछ अवधारणा, ये बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं, है ना। अगर आपसे कहा जाए कि बर्नर सिद्धांत आपका कब दिया गया था, तो 1893 में आपके पास एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था अल्फ्रेड वर्नर। अल्फ्रेड वर्नर ने, है ना बेटा, 1893 में क्या किया था, 1893 में क्या किया था, उपसहसंयोजक यौगिक बोला जाए या फिर जटिल यौगिकों के गुणों तथा संरचना को समझने के लिए, हम लोग क्या कर रहे हैं, इनकी संरचना कर रहे हैं, है ना। संरचना को समझने के लिए एक सिद्धांत दिया था, है ना। इस सिद्धांत के अंतर्गत हम लोगों ने 2 संयोजकताएं पढ़ी, जिसका नाम पहले का हम लोग प्राथमिक संयोजकता कहते हैं और द्वितीय को हम लोग क्या कहते हैं, द्वितीयक संयोजकता ही कहते हैं, है ना। प्राथमिक बेटा हम लोग प्राइमरी वैलेंसी बोल रहे हैं, अगर सेकेंडरी को बोला जाए तो मतलब द्वितीय को बोला जाए तो इसे हम लोग सेकेंडरी वैलेंसी कहते हैं, है ना। प्राथमिक संयोजकता में केंद्रीय धातु परमाणु की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है उससे हम लोग प्राथमिक संयोजकता बोलते हैं, उससे हम लोग बिंदु रेखा से प्रदर्शित करते हैं। द्वितीय संयोजकता में हमने क्या किया था, जो केंद्रीय धातु परमाणु की जो मतलब संयोजकता होती है उससे हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, डार्क रेखा बोल दिया जाए इसे, या फिर ठोस रेखा से प्रदर्शित करते हैं। यह आपके पास क्या होती है, लिगैंड द्वारा दान किए गए इलेक्ट्रॉन युग्म का जोड़ा होती है। बात समझ में आई, है ना। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा, समझने की कोशिश करो। जिन बच्चों को समझने में दिक्कत हो रही है ना, तो पहले तो वो इससे पहले वीडियो पढ़े, क्योंकि इससे पहले वीडियो में हमने क्या बताया था, इसमें आपके पास ये बताया गया क्या लिगैंड होता है ना, क्या केंद्रीय धातु परमाणु होती है ना। इसमें आपके पास इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही कौन सा होगा, इलेक्ट्रॉन युग्म दाता कौन सा होता है। अगर आपके पास आपको यही नहीं पता है तो आपको कहां से समझ में आएगा। ठीक है, अगर आपको इसमें यही नहीं आ रहा है कि इसमें भैया लिगैंड क्या है, तो लिगैंड क्या है तो आप इसमें समझ ही नहीं पाओगे, है ना। और समझने की कोशिश करो भैया लिगैंड आपके पास क्या होता है, जो केंद्रीय धातु परमाणु होगी। अब यहाँ पे Fe हो सकती है, कोबाल्ट हो सकती है, क्रोमियम हो सकती है, प्लेटिनम हो सकती है, XYZ यहाँ पे कोई भी धातु यहाँ पे मेटल हो सकती है। तो इस मेटल को छोड़कर इसमें जो भी संकुल में उपस्थित होंगे वो आपके पास क्या होंगे, लिगैंड होंगे, है ना। तो आपके पास इसमें लिगैंड बेटा क्या है, Cn है। अब इसमें Cn कितने हैं, 6 हैं, यानी कि इसमें 6 इलेक्ट्रॉन युग्म किसमें इसके पास मतलब 6 इलेक्ट्रॉन युग्म ये क्या कर रहा है, अपने पास ग्रहण कर रहा है। तो इसको हमने देखो 6 को दर्शा दिया। अब आपके पास एक उपसहसंयोजन यौगिक में पूछी जाए तो उसमें दोनों संयोजकताएं होती हैं, प्राथमिक संयोजकता और द्वितीय संयोजकता जो हमने आपको इसमें दर्शा दी है ना। चलिए, आपके पास बर्नर सिद्धांत आपका कंप्लीट हुआ। अब हम लोग लिखेंगे बर्नर सिद्धांत के अनुसार यौगिकों की संरचना, सूत्र और संरचना करना, है ना, और सूत्र बनाना। ठीक है, चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इस सिद्धांत के अनुसार आपके पास ये देखो एक प्रश्न दिया गया है ना, जिसमें लिखा हुआ है
COCl3 6H2O की क्रिया AgNO3 से कराने पर 3 सिल्वर क्लोराइड AgCl प्राप्त होते हैं। बर्नर सिद्धांत के अनुसार सूत्र तथा संरचना कीजिए, है ना। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, क्या लिखा हुआ है आपके पास कि COCl3, है ना, 6H2O की क्रिया अगर हम लोग AgNO3 से कराते हैं, है ना, तो 3 सिल्वर क्लोराइड प्राप्त होते हैं। बर्नर सिद्धांत के अनुसार सूत्र तथा संरचना लिखिए। ठीक है, ठीक है भैया मेरे, बहुत सरल है, ध्यान से देखिएगा ऐसे कैसे करते हैं। पहले बेटा इसकी क्रिया लिखते हैं हम लोग। क्रिया क्या होगी देखो ध्यान से, बहुत सिंपल सा देखो, COCl3 6H2O की क्रिया किससे करते हैं हम लोग, AgNO3 से। करने पर बेटा आपके पास 3 सिल्वर क्लोराइड यानी AgCl प्राप्त होते हैं। अब आपके पास क्या बचा, ध्यान देना, देखो ये 3 है आपके पास, तो आपके पास जो AgNO3 3 होंगे कि नहीं होंगे। अब आपके पास जो Ag है ये बेटा देखो कहां से क्रिया कर रहा है, 3 Cl से आपके पास क्या कर रहा है, क्रिया कर रहा है ना भैया। अब देखो ये जो Ag है इस Cl से क्रिया कर रहा है ना, तो भाई ये कोबाल्ट है, क्या कहेगा कि भाई आप हमारे Cl3 को लेके जा रहे हो 3, है ना, तो 3 संयोजकता वाला कोई 3 यौगिक 3 हमें कोई ऐसा मतलब तत्व आपको तो देके जाओ जिसमें इससे क्या कर सके, क्रिया कर सके। तो देखो इसने Ag ने क्या किया, 3 Cl लिए और 3 NO3 आपके इसने क्या किया, अपने इसको दे दिए। तो देखो क्या बनेगा यहाँ पे, देखो ध्यान से, CO, बात समझ में आ रही, CO। अब आपके पास देखो Cl3 दे रखा है, तो इसकी जगह आपके पास क्या आ जाएगा, NO3, है ना, उस पे क्या आएगा, होल थ्राइस। देखो यहाँ पे पास ये 3 लिखे, इसके कहां पे जाएंगे, होल थ्राइस पे जाएंगे, है ना। आपके पास अब क्या बचा, 6H2O। ठीक है, देखो भैया होगी ये क्रिया होगी सब प्रथम में, बात समझ में आई। देखो तो COCl3 की क्रिया हमने 6H2O, ये आपके पास पूरा यौगिक था, इसकी क्रिया हमने किससे करी, AgNO3 से करी, तो आपके पास 3 सिल्वर क्लोराइड प्राप्त हो गई, है ना। यानी कि ये जो 3 मतलब Ag है, इसने आपके पास किससे क्रिया की, आपके देखो 3 Cl3 से क्रिया की, तो देखो ये आपके पास क्या बन गया, 3 AgCl। अब आपके पास देखो इसकी जगह खाली होगी, 3 Cl की जगह खाली होगी, तो 3 Cl की जगह कौन गिरेगा, NO3। तो आपके पास देखो NO3 यहाँ पे क्या लगा हुआ है, आपके पास 3 लगा हुआ है ना, तो आपके पास क्या आ जाएंगे, होल थ्राइस आ जाएंगे आपके पास। देखो ये तो बिल्कुल सेम वैसा ही है। अब बेटा देखो ध्यान दो, क्या लिखेंगे, बर्नर सिद्धांत के अनुसार पहले लिखेंगे हम लोग सूत्र। ठीक है, अब देखो सूत्र क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। अब आपके पास सूत्र होगा, देखो इसके हिसाब से सूत्र हम लोग लिखेंगे। देखो अब भैया देखो ये जो Cl3 है ये Ag3 से क्रिया कर रही है, तो कहने का मतलब क्या है इसमें, है ना। ठीक है, अब देखना बेटा सूत्र क्या होगा इसका। ठीक है, देखो सूत्र, इसमें एक केंद्रीय धातु परमाणु है, ध्यान से समझना, ठीक है, बहुत सरल है ये। केंद्रीय धातु परमाणु है, इस केंद्रीय धातु परमाणु है ना। अब देखना ध्यान से, ये जो AgCl है ये 3 Cl से क्रिया कर लेगा, बात समझ में आ रहा है, मतलब Cl3 से क्रिया कर रहा है, तो यानी कि मतलब ये जो है ये आपके पास संकुल में नहीं है। और उपसह संयोजक यौगिक में जो बेटा संकुल के अंदर होता है वो किसी से क्रिया नहीं करता है, तो कहने का मतलब ये आपके पास संकुल में नहीं है, तो संकुल में आपके पास क्या होगा, H2 होंगे, और H2 है किसमें, इसमें देखो तो H2O कितने, इसमें 6, हमने कर दिए 6 H2। ठीक है, अब आपके पास ये देखो कितने क्रिया कर रहे थे, 3, तो आपके पास ये कहाँ होंगे भैया, ये मेरे होंगे बाहर। ठीक है, यही आपके पास क्या बन गया, सूत्र बन गया उपसह संयोजक यौगिक का। ठीक है, अब आपके पास देखो इसमें संरचना पूछी जाए, तो आपके पास देखो संरचना भी बहुत सिंपल है। क्या है संरचना, देखना ध्यान से, कोबाल्ट है ना, कोबाल्ट से आपके पास कितने लिगेंड जुड़े हुए, 6, तो इसमें देखो द्वितीय संयोजकता बनेगी 1 2 3 4 5 और 6। क्या जुड़े हैं आपके पास, देखो H2O 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 OH2 और इधर भी OH2, इधर भी क्या होगा बेटा, OH2 है ना, या फिर ऐसे मोटा सीधा लिख सकते हैं H2। बस में यानी कि आपके पास जो
उपस्थित संयोजक बंद होता है उससे आपके पास क्या जोड़ना है, हाइड्रोजन जोड़ना है। ठीक है, अब आपकी क्या बची है, देखो प्राथमिक संयोजकता बची, द्वितीय संयोजकता ये हमने दर्शा दी। हमने ये कहा था कि उपसहसंयोजक यौगिक में, है ना, बर्नर सिद्धांत ने क्या कहा था कि उपसहसंयोजक यौगिकों की जो केंद्रीय धातु परमाणु होती है उसकी दो संयोजकताएं होती हैं, एक प्राथमिक संयोजकता, द्वितीय संयोजकता, मतलब दूसरी। ठीक है, तो देखो इसमें हमने द्वितीय संयोजकता दर्शा दी। प्राथमिक संयोजकता, इसकी ऑक्सीकरण संख्या बेटा कितनी हो, देखो ये उदासीन है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 हो गई, तो आपके पास कितने बचे, 3 बचे। तो इसमें देखो ऑक्सीकरण संख्या इसकी कितनी होगी, 3 है। कैसे दर्शाना, देखो 1 है ना, 2 और 3। पास में कैसे भी दर्शाना है, बस आपके पास ये देखो संरचना हो गई, ये आपके पास सूत्र हो गया। ठीक है, फिर से समझ लीजिए, इसमें कुछ नहीं है, देखो ध्यान से, यानी कि COCl3 6H2O से आपके पास AgNO3 क्रिया कर रही थी, है ना, और क्रिया करके कितने 3 AgCl बना रही है। कहने का मतलब जो Ag है वो किससे क्रिया कर रही है, Cl3 से क्रिया कर रही है ना। अब ये Ag जो है Cl3 से क्रिया करेगी तो इसकी जगह खाली होगी, इस जगह के स्थान पर ये Ag किसको दे जा रहा है, NO3 को। NO3 कितने दे रहा है, 3 दे जा रहा है ना। अब आपके पास देखो यहाँ पे बीच में थोड़ी ना 3 लगाएंगे, तो कहाँ लगेंगे, होल ट्राई नीचे लगेंगे, कितने बचेंगे 6H2O। ये आपके पास क्या होगी बेटा, क्रिया होगी जो इसमें क्या रखा था इसमें, है ना। सेकंड टाइम हमने इसमें क्या किया, इसका सूत्र लिखा बर्नर सिद्धांत के अनुसार। ये बर्नर सिद्धांत के अनुसार सूत्र है, ये Ag है मेरे भैया, Ag आप किससे क्रिया कर रहे हैं, Cl3 से। कहने का मतलब ये Cl आपके पास संकुल में नहीं है, और आपके पास जो संकुल में होता है बेटा वो किसी से क्रिया नहीं करता है, लेकिन ये तो आपके पास क्रिया कर रहा है, तो यानी कि मतलब ये संकुल में नहीं है, तो कहाँ होगा बेटा, बाहर होगा। कहने का मतलब यही तो है। तो देखो अब आपके अगर इससे क्रिया करना है, देखो AgNO3 से अगर क्रिया करनी है तो देखो ये जो C है मतलब Ag इससे आराम से क्रिया कर लेगा, क्योंकि ये आप किसमें नहीं है, ये संकुल में नहीं है ना भैया। यही आपके पास क्या हो गया, ये आपके पास सूत्र हो गया, और ये आपके पास क्या होगी, संरचना होगी। ठीक है, चलिए इस वीडियो हम लोग इतना ही रखें। अगले वीडियो हम लोग मतलब इस सिद्धांत के अनुसार और यौगिकों की संरचना और सूत्र करेंगे। बहुत अच्छा लगता है, बहुत मजा भी आता है इसको करने में, है ना। बात समझ में आ रही है, ठीक है, बहुत अच्छी से। इसका आप लोग चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो को पुश करिए और इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आपको पास देखो वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक भी किया करो और शेयर भी कर दिया करो, है ना, और सब्सक्राइब तो आपको करना ही है ना। समझ में आ रहा है, बस आपके पास इतनी ही रिक्वेस्ट रह जाती है, अंत में वीडियो को लाइक करो या फिर शेयर करो। ठीक है, चलिए आगे हम मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, धन्यवाद मेरे बच्चों।